Hi guys, this is chapter 2 Modern Business Environment and this is part 1 of this chapter. It has two parts. Before starting, I would like to tell you that I have released notes of memory techniques. जो भी आपको इस वीडियो में फॉर एग्जांपल दिस हैंडमेड नोट्स मिलेंगे उनके मैंने नोट्स रिलीज़ किए एट वेरी नॉमिनल प्राइजेस. So yes, if you want my notes, you can DM me on 8287712032. I repeat my number 8287712032. Now let's start with this chapter. Topics to be covered in this video. वो टॉपिक्स जो मैं इस वाले वीडियो में कवर करूँगी वो है TQM, 6 C's, Deming Points, PDCA cycle, Business Excellence Model and throughput accounting. Okay, now let's start with TQM, total quality management. तो इसका एसेंस क्या होता है? इसका एसेंस होता है कि हमको क्वालिटी को मैनेज करते हुए कॉस्ट को कम करना है. व्हाट इज़ द एसेंस ऑफ दिस टॉपिक? वी हैव टू मेंटेन एंड मैनेज द क्वालिटी एंड रिड्यूस द कॉस्ट. दैट्स इट. ओके, सो इसका मीनिंग मैंने आपको बताया था. अगर केस स्टडी आएगी तो आपको क्या करना है, बेसिकली मीनिंग लिखना है पहले किसी भी टॉपिक पे. अगर आपको केस स्टडी आएगी या फिर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है तो उसमें क्या होता है ना कि आपको ज़्यादा थोड़ा कंटेंट लिखना होता है तो आपको मीनिंग लिखना है. अब मीनिंग में भी ना आपको यही एग्जैक्ट वर्ड्स लिखने होंगे. तो मीनिंग आपको मैंने सारे टॉपिक्स के याद कराए हैं और याद करने के लिए भी बोला है. तो मैं इसका इसका मीनिंग पढ़ती हूँ, एक बार सुनो. इंटीग्रेटेड सिस्टम. तो TQM क्या होता है? TQM इज़ अ इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ PC. PC is not Priyanka Chopra. PC is planning and control. So integrated system of planning and control by management. ठीक है, to meet customer expectations and organizational objectives. So basically ये TQM क्या होता है? TQM होता है इंटीग्रेटेड सिस्टम होता है किसका? प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग का. जिससे क्या होगा? जिससे आपको कस्टमर के एक्सपेक्टेशंस मीट होंगे और आपके ऑर्गेनाइजेशनल के जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ तो सोचा होगा कि उनको कहाँ तक जाना है, वो मीट होंगे. कैसे होंगे? बाय कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी. सो आपको क्या करना होगा ना, धीरे 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 कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट करना होगा. किसमें? क्वालिटी में. ठीक है, विद द एम ऑफ अचीविंग ज़ीरो डिफेक्ट्स इन क्वालिटी. सो आपका एम होना चाहिए कि आपकी क्वालिटी में ज़ीरो डिफेक्ट्स हो. क्या हो? ज़ीरो डिफेक्ट्स हो. ये चारों लाइंस जो है ना ये आपकी डेफिनेशन की है. दोबारा से पढ़ते हैं. इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ प्लानिंग एंड कंट्रोल बाय मैनेजमेंट टू मीट कस्टमर एक्सपेक्टेशंस एंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स बाय कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी विद द एम ऑफ अचीविंग ज़ीरो डिफेक्ट्स इन क्वालिटी. अब देखो बेसिकली क्या होता है ना, जैसे केस स्टडी आएगी तो केस स्टडी में सपोज़ एक मैनेजर है, वो बोल रहा है कि यार हमें ना क्वालिटी इंक्रीज़ करनी है. तो वो ना स्टाफ से पूछता है कि हमें कैसे करें, हमारे पास ना मतलब हमें कॉस्टिंग नहीं बढ़ानी है अपनी एज एन, है ना. तो एक स्टाफ ने बोला हाँ सर ऐसा करो, अब ना TQM इम्प्लीमेंट करते हैं क्योंकि TQM जो है ना वो इन्वेस्टमेंट है ना कि कॉस्ट है. ठीक है, ये लाइन, दिस लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. द लाइन सेज TQM इज़ एन इन्वेस्टमेंट एंड नॉट अ कॉस्ट. मतलब इसको आप इन्वेस्टमेंट की तरह देखो ना कि कॉस्ट की तरह. तो सी TQM एज इन्वेस्टमेंट रैदर देन कॉस्ट. दैट्स इट, है ना. और TQM में क्या होता है? इट इंक्रीजेज प्रॉफिट एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज विदाउट इनकरिंग एडिशनल एक्सपेंडिचर टू इम्प्रूव क्वालिटी. तो इसमें क्या होता है? इसमें प्रॉफिट इंक्रीज होगा आपका एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इंक्रीज होगी विदाउट इनकरिंग एडिशनल एक्सपेंडिचर. मतलब एडिशनल कॉस्ट नहीं कुछ लगेगी बट आपको क्या होगा? आपको प्रॉफिट इंक्रीज होगा क्योंकि ना हम इसमें क्वालिटी में फोकस करते हैं. तो इसमें क्या होता है ना, हम फ्री वाले काम ज़्यादा प्रेफर करते हैं करना, है ना. फ्री वाले काम या मतलब एट नॉमिनल प्राइस वाले काम आप ज़्यादा प्रेफर करो, आपकी क्वालिटी इंक्रीज़ होगी. फॉर एग्जांपल अगर आप मेरी बुक लोगे जो कि बहुत नॉमिनल प्राइस पे, तो आपकी क्वालिटी इंक्रीज़ होगी. SCMP की है ना, होगी ना. तो बट एट नॉमिनल प्राइस ऐसे ही. दिस इज़ TQM, राइट. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज वेज इन विच इन्वेस्टमेंट इन TQM कैन बी मेड. मतलब कि आप TQM में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो. अब इन्होंने अभी बताया कि TQM इज़ एन इन्वेस्टमेंट एंड नॉट अ कॉस्ट, राइट. सो बेसिकली एज आई सेड कि
TQM एक इन्वेस्टमेंट है एंड कॉस्ट नहीं है। तो इसमें ना क्या होता है कि या तो नॉमिनल आप अमाउंट लगाते हो, ठीक है, या फिर आप फ्री में करते हो, आप फ्री में क्वालिटी इंक्रीज़ करते हो। तो इसने बोला है कि कैसे हम फ्री में क्वालिटी इंक्रीज़ कर सकते हैं, राइट। तो मैं एक एग्जांपल से समझा देती हूँ। एम्पावरिंग एम्प्लॉयज़, सो बेसिकली क्या है ना, हम एम्प्लॉयज़ को एम्पावर कर सकते हैं। अब हम उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देंगे ना, और हम उनको फिर रोल्स भी देंगे, अकाउंटेबिलिटी भी देंगे, तो फिर क्या होगा ना, हमारी क्वालिटी इंक्रीज़ होगी, नो डाउट, ठीक है। तो एम्प्लॉयज़ को एम्पावर करके फॉर एग्जांपल हम TQM में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका कोड क्या है, इसका कोड है, देखो, एम्पावरिंग एम्प्लॉयज़ ने अटेंड किया एम्प्लॉय डेवलपमेंट प्रोग्राम। एम्पावरिंग एम्प्लॉयज़ ने अटेंड किया एम्प्लॉय डेवलपमेंट प्रोग्राम। वहाँ उन्होंने कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए प्रोडक्ट और प्रोसेस मिक्स करना सीखा। वहाँ उन्होंने कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए प्रोडक्ट और प्रोसेस मिक्स करना सीखा। टॉप लेवल मैनेजमेंट ने की परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग। टॉप लेवल क्या करती है, परफॉर्मेंस मॉनिटर करती है। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने की परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग। दोबारा से, एम्पावरिंग एम्प्लॉयज़ ने अटेंड किया एम्प्लॉय डेवलपमेंट प्रोग्राम। वहाँ उन्होंने कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए प्रोडक्ट और प्रोसेस मिक्स करना सीखा। और टॉप लेवल मैनेजमेंट ने की परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग। टॉप लेवल मैनेजमेंट ने क्या की, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग की। क्या की, परफॉर्मेंस को मॉनिटर किया। क्या किया, परफॉर्मेंस को मॉनिटर किया, दैट्स इट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है 6 C's। तो 6 C सबको ही पता है। व्हाट आर 6 C's? 6 C's आर कमिटमेंट, कल्चर, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, कोऑपरेशन, कस्टमर फोकस, कंट्रोल। कमिटमेंट, कल्चर, कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट, कोऑपरेशन, कस्टमर फोकस, कंट्रोल। तो मैंने वैसे तो उसकी निमोनी की ज़रूरत नहीं पड़ती बच्चों को, बट मैंने बना दिया है क्योंकि यार कुछ ऐसा ना हो ना कि कोई और सी लिखा हो आप कोई और सी लिखा हो, ठीक है। तो देखो कैसे होता है इसका होता है कमिटमेंट करो। ये पता है कैसा है, इट्स लाइक अ ओथ। जैसे ओथ नहीं लेते थे स्कूल में, एक ऐसे हाथ आगे करके, तो वैसे ही करो, हाथ आगे करो और कमिटमेंट करो। चलो बोलो, कमिटमेंट करो कि एक अच्छा कल्चर बनाएंगे। कमिटमेंट करो कि एक अच्छा कल्चर बनाएंगे बाय डूइंग कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट एंड थ्रू कोऑपरेशन। कैसे बनाएंगे, बाय डूइंग continuous improvement and through cooperation so that customer focus हो सके और चीज़ें कंट्रोल में आ जाएं, कंट्रोल हो जाएं। तो कमिटमेंट करो कि एक ऐसा कल्चर बनाएंगे by doing continuous improvement and through cooperation so that customer focus हो जाए और चीज़ें कंट्रोल में आ जाएं, दैट्स इट। अब प्रॉब्लम क्या होती है ना, सपोज एग्ज़ाम में केस स्टडी आ जाती है आपको 6 C's की, ठीक है। एग्जाम में केस स्टडी आ जाती है आपको 6 C's की, तो आप सिर्फ ये कमिटमेंट, कल्चर, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, कोऑपरेशन, कस्टमर फोकस, कंट्रोल लिख के 15 मार्क्स नहीं ला सकते, दैट्स इट। इतनी बात समझ आई, ठीक है। अब आप बोलोगे यार हिमानी ये तो हम खुद भी कर लेंगे, हम अंदर का लिख लेंगे, आप नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाओ, ठीक है। आप मुझे बताओ कमिटमेंट में क्या लिखोगे। ये रिलेशनशिप वाला कमिटमेंट नहीं है, इसका मतलब कुछ और है। इसलिए मैंने नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने ना कुछ लाइंस स्टडी मटेरियल से पिक कर लिए हैं, जो आपको अगर ये वाला क्वेश्चन आता है तो आपको ये लिखना ही पड़ेगा, दैट्स इट। अब ये मैं पढ़ के सुनाओ या फिर आप पढ़ लो, दैट इज़ नॉट वेरी टफ, बट आपको ये पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसा करना, इस वाले स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लेना। जिनके पास मेरे नोट्स हैं उनके पास तो सब कुछ लिखा हुआ है, नो प्रॉब्लम। जिनके पास नोट्स नहीं है, जिनको लेने हैं वो ऑर्डर कर लो। जिनको नहीं लेने हैं, जिनको रिक्वायरमेंट नहीं है उतनी, तो वो यहाँ से आपके यूट्यूब के स्क्रीन से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आपको अंदर ही लिखना पड़ेगा। मैं आपको 1 या 2 पढ़ के सुना देती हूँ, कमिटमेंट ही पढ़ के सुना देती हूँ, ठीक है। तो देखो इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है कि क्लियर कमिटमेंट फ्रॉम टॉप लेवल मैनेजमेंट मस्ट बी प्रोवाइडेड। सो टॉप लेवल मैनेजमेंट को क्लियर कमिटमेंट देनी होगी, पहले लोअर मैनेजमेंट को या मिडिल मैनेजमेंट को। कैसी कमिटमेंट देगी वो, रिलेशनशिप कमिटमेंट थोड़ी देगी टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट ये बोलेगी कि भाई हम क्वालिटी चाहते हैं, तुम भी क्वालिटी चाहो। क्या बोलेगी, हम क्वालिटी चाहते हैं, तुम भी क्वालिटी चाहो, हम क्वालिटी के साथ हैं। अगर कभी कोई स्यापा होता है, मतलब सपोज करो कि एक काम है,
उसको थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है क्वालिटी में करने में, तो वो बोल रहे हैं हाँ हाँ तुम टाइम ले लो, हमारी कमिटमेंट तुम्हारे साथ है, बेसिकली ये। और टॉप लेवल मैनेजमेंट को एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल क्लियरली दिखानी है अपनी, हमारी ये एक्सपेक्टेशंस है, समझ गए? ऐसे होता है कमिटमेंट। अब आपको यही लिखना पड़ेगा, नहीं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, राइट। एक मैं कंट्रोल का बता देती हूँ क्योंकि वो थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है। तो कंट्रोल मतलब क्या है? कंट्रोल मतलब वैसा कंट्रोल नहीं जो लड़कियां लड़कों को करती हैं, वैसा कंट्रोल नहीं। कंट्रोल मतलब होता है कि डॉक्यूमेंटेशन। तो बेसिकली क्या होता है? कंट्रोल मतलब होता है कि चेक, है ना। तो कंट्रोल जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एक लॉक है, एक ताला लगा है ना, तो अब उसकी की कहाँ है कहाँ नहीं है, मतलब वो सक्सेसफुल भी है या नहीं, वो लॉक वहाँ पे लगना सक्सेसफुल भी है या नहीं, उसको कहते हैं कंट्रोल। तो बेसिकली हमारे SCMP में कंट्रोल का मतलब होगा डॉक्यूमेंटेशंस, प्रोसीजर्स, ठीक है। तो क्या होता है, पहले हमने कुछ काम किए, उसके हमने प्रोसीजर्स बनाए, डॉक्यूमेंटेशंस बनाए, ठीक है। उसके बाद हमने उन डॉक्यूमेंट्स को चेक किया कि हमने वो काम ठीक किया या नहीं किया, उसको कहते हैं कंट्रोल, दैट्स इट। तो कंट्रोल मैं पढ़ती हूँ एक बार। डॉक्यूमेंटेशंस, प्रोसीजर्स एंड अवेयरनेस ऑफ करंट बेस्ट प्रैक्टिस आर एसेंशियल इफ TQM इम्प्लीमेंटेशन इज टू फंक्शन अप्रोप्रिएटली। सिंपल सी बात है, हमें पता होना चाहिए कि हम एग्जैक्टली अभी क्या, कैसे, कब काम कर रहे हैं, उसके हमारे पास डॉक्यूमेंटेशंस होने चाहिए, प्रोसीजर्स होने चाहिए और अवेयरनेस होनी चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। अगर प्रोसीजर्स प्लेस पे नहीं हुआ तो हम उनको ढंग से मॉनिटर नहीं कर पाएंगे, मेजर नहीं कर पाएंगे, और जो भी कमियां आ रही हैं हमारे काम में, हमारे सिस्टम में, हम उसको करेक्ट नहीं कर पाएंगे अगर हमारे पास करेक्ट कंट्रोल्स नहीं हुए तो, ओके। तो ये आपको, ये जो भी 6 C's हैं, इसके आप अंदर का मैटर लर्न कर लेना, मतलब लर्न इन द सेंस वर्ड टू वर्ड नहीं लर्न करना, सिंपली आप उसका रेलेवेंस समझ लेना कि अंदर कंटेंट का रेलेवेंस क्या है, सो दैट आप एग्जाम्स में अंदर का कंटेंट लिखना अपनी लैंग्वेज में ही है, यू नीड नॉट टू क्रैम इट, ओके, बट लिखना ये है, मतलब रेलेवेंस इसकी ये होनी चाहिए, ओके। नाउ माई फेवरेट टॉपिक, डेमिंग्स 14 पॉइंट्स, ओके। सो एक चीज़ बिल्कुल याद रखना कि ये जो डेमिंग्स 14 पॉइंट है ना, ये 6 C's के नीचे आता है आई थिंक नोट्स में, राइट। ये आपको याद रखना है, मैं इसका रेलेवेंस बाद में बताऊंगी। डेमिंग्स 14 पॉइंट्स क्या बोलते हैं, देखो मैं 14 पॉइंट्स पहले पढ़ देती हूँ, उसके बाद मैं आपको स्टोरी सुना दूंगी, ओके। इट्स अ रैप, नॉट अ स्टोरी, ओके, इट्स अ रैप। तो क्या है, 14 पॉइंट्स क्या है पहले सुन लो। देखो, अडॉप्ट न्यू फिलॉसफी। डेमिंग इज अ पर्सन, ओके। डेमिंग एक ऐसा पर्सन है ना जिसने PDCA साइकिल भी इन्वेंट की थी। तो जो आप ये बात याद रखना कि नोट्स में पहले 6 C's लिखा है, ठीक है, एग्जाम के लिए याद रखना 6 C's, फिर डेमिंग और उसके बाद PDCA साइकिल, 6 C's, डेमिंग और उसके बाद PDCA साइकिल। PDCA साइकिल से आपको याद आ जाएगा कि डेमिंग ने PDCA साइकिल लिखी थी, ऐसा, ठीक है। तो अभी इसके 14 पॉइंट्स क्या हैं, देखो, अडॉप्ट न्यू फिलॉसफी, ये जो ब्लू से लिखा है ना सारा, ये सारे 14 पॉइंट्स हैं, समझ आ गया होगा। तो देखो मैं एक बार पढ़ देती हूँ, अगर आप बोलोगे तो, अडॉप्ट न्यू फिलॉसफी, क्रिएट कंसिस्टेंसी वाला है, फिर ड्राइव आउट फियर है, फिर उसके बाद रिमूव वर्कमैन बैरियर है, ब्रेक डाउन बैरियर बिटवीन डिपार्टमेंट्स है, एलिमिनेट स्लोगन्स है, मूव टुवर्ड सिंगल सप्लायर है, इम्प्रूव कॉन्स्टेंटली एंड फॉर एवर है, एलिमिनेट मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स है, इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग ऑन द जॉब है, ट्रांसफॉर्मेशन इज एवरीवन्स जॉब है, इंस्टीट्यूट लीडरशिप, इंस्टीट्यूट एजुकेशन एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट एंड सीज डिपेंडेंस ऑन इंस्पेक्शन। ये तो है आपके 14 पॉइंट्स कि अगर एग्जाम में आएगा तो आपको ये ब्लू वाले 14 पॉइंट्स लिखने हैं, बट आपको ये याद कैसे होंगे, ये तो याद होंगे नहीं। तो इसके लिए मैंने एक रैप बनाया है। सो जो मैंने रैप बनाई है वो है, नई है फिलॉसफी और पर्पस पुराना, फियर है बैरियर का स्लोगन्स गाते जाना, भड़के सिंगल सप्लायर या भड़के ज़माना, तुम तो बस फॉरएवर साथ निभाना, मैनेजमेंट से मिली हमको ये इन्फॉर्मेशन, ट्रेनिंग से आएगी ट्रांसफॉर्मेशन, इंस्टीट्यूट लीडरशिप, इंस्टीट्यूट एजुकेशन, सीज डिपेंडेंस ऑन इंस्पेक्शन। हो गया याद? नहीं हुआ? दोबारा बोलो, दोबारा सुन लो। नई है फिलॉसफी और पर्पस पुराना, फियर है बैरियर का स्लोगन्स गाते जाना, भड़के सिंगल सप्लायर या भड़के ज़माना, तुम तो बस फॉरएवर साथ निभाना, मैनेजमेंट से मिली हमको ये इन्फॉर्मेशन, ट्रेनिंग से आएगी ट्रांसफॉर्मेशन,
इंस्टीट्यूट लीडरशिप इंस्टीट्यूट एजुकेशन सीज डिपेंडेंस ऑन इंस्पेक्शन। ओके, हो गया, बहुत गाने वाने गा लिए। अब देखो जो थर्ड पॉइंट है उसमें बैरियर 2 लिखा है, तो मतलब बैरियर के 2 पॉइंट्स है, रिमूव वर्कमैन बैरियर, ब्रेक डाउन बैरियर बिटवीन डिपार्टमेंट्स। ओके, एक ये मुझे समझाना था, बाकी बिल्कुल सिंपल है, आपको मज़ा आया होगा, आपको याद हो गया होगा, वेरी गुड। आप 2-3 बार पढ़ोगे, मेरे को तो रट गया है पूरा अच्छे से, तो आपको भी रट जाएगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है पीडीसीए साइकिल। मैंने जैसे कि आपको बताया था कि पहले 6 C's का टॉपिक आता है, उसके बाद आपका डेमिंग का टॉपिक आता है, उसके बाद आपका 6 C's का सॉरी पहले आपको 6 C's का टॉपिक आता है, उसके बाद डेमिंग का टॉपिक आता है, उसके बाद पीडीसीए साइकिल का टॉपिक आता है। तो इससे आपको ये याद रहेगा कि जो पीडीसीए साइकिल है वो किसने बनाई, डेमिंग ने बनाई। तो यहाँ पे क्या लिखा है, देखो लिखा है डेमिंग डेवलप्ड द पीडीसीए साइकिल, प्लान डू चेक एक्ट, प्लान डू चेक एक्ट, प्लान डू चेक एक्ट, PDCA। ओके, बहुत हो गया यार, आज गाने मैंने ज़्यादा गा लिए, आई एम रियली सॉरी। ओके, चलो ठीक है, PDCA साइकिल फॉर कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट। ओके, तो ऐसे इसका शॉर्ट नोट आ सकता है, इसका कुछ भी आ सकता है, तो हमें बस याद करना है कि PDCA साइकिल क्या होती है। एग्जाम में ऐसे ही बना लेना, सजा देना, थोड़ा PDCA लिख देना, मस्त सा हो जाएगा। तो इसमें कुछ ऐसा याद वो नहीं है, मतलब इसको इसमें निमोनिक नहीं है, इसको आपको ऐसे याद करना है, हो भी जाएगा। मैंने आपको बता दिया डेमिंग ने डेवलप की थी साइकिल। तो PDCA साइकिल डिस्क्राइब्स द एक्टिविटीज अ कंपनी नीड्स टू परफॉर्म इन ऑर्डर टू इनकॉर्पोरेट इन कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट इन इट्स ऑपरेशन। तो मतलब कि ये बताता है कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कंपनी को इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए उसके ऑपरेशंस में, सो दैट कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट हो जाए। ठीक है, इसको हम डेमिंग व्हील भी कहते हैं। व्हील मतलब पता है क्या होता है, व्हील मतलब टायर होता है ना। तो देखो प्लान डू चेक एक्ट, टायर जैसा नहीं लग रहा, गोल गोल, वैसे तो मैंने गोल नहीं बनाया बट गोल होता है। ठीक है, और दिस साइकिल शोज दैट इट इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। तो बेसिकली ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है, राइट। क्यों नेवर एंडिंग प्रोसेस है, देखो प्लान से डू पे आओ, डू से चेक पे आओ, चेक से एक्ट पे आओ, एक्ट से वापस प्लान पे, वापस प्लान से डू पे, डू से चेक पे। तो ये ना नेवर एंडिंग प्रोसेस है। क्या है ये, नेवर एंडिंग प्रोसेस है। आपको दिख रहा होगा ये प्रोसेस खत्म नहीं हो रहा है। तो कीवर्ड्स क्या है इसके, एक तो नेवर एंडिंग प्रोसेस है, एक ये डेमिंग व्हील है, और सिंपल डेफिनेशन, दैट्स इट। ठीक है, फिर प्लान डू चेक एक्ट के एक एक लाइन लिखी हुई है, बस इसको ही याद करनी है, इसके अलावा कुछ मत याद करना। एक बार पढ़ लो और पक्का से याद करना, यही याद करना है बस। ठीक है, पहला क्या है, प्लान है, मतलब कि एस्टैब्लिश करो ऑब्जेक्टिव एंड डेवलप करो एक्शन प्लान। ठीक है, अपना ऑब्जेक्टिव देखो क्या है और कैसे करोगे वो देखो। ठीक है, फिर डू करो ना, अभी देख लिया ना, अभी करो, डू करो। उसके बाद इफेक्टिवनेस देखो कि जो किया वो ठीक किया, इफेक्टिव है या नहीं। और उसके बाद क्या करना है, एक्ट करो भाई, कुछ तो करो, कुछ तो कर भाई, कुछ तो कर। तो क्या करना है, करेक्टिव एक्शन लो, करेक्टिव एक्शन लो, ए से एक्ट, ए से एक्शन, करेक्टिव एक्शन लो, सिंपल सोबर हो गया। नेक्स्ट है बिजनेस एक्सीलेंस मॉडल, बिजनेस एक्सीलेंस मॉडल, बिजनेस एक्सीलेंस मॉडल, दैट्स इट। इतना आ गया, समझ आ गया, इसमें मीनिंग है। उसके बाद ये बहुत ही बकवास टॉपिक है, मैं सच्ची बताऊँ, EFQM मॉडल है, मतलब क्या बताऊँ, बहुत ही बकवास है, बट हम कर लेते हैं। उसके बाद है एक्सप्लेन रडार, ये भी इसी टॉपिक का है, और ये बैल्ड्रिज क्राइटेरिया भी इसी टॉपिक का है। बस ये सारे 1 2 3 4 जो स्लाइड्स हैं नेक्स्ट, वो इसी टॉपिक पे है, बट वो है तो करना पड़ेगा क्योंकि हमें छोड़ना नहीं है, क्योंकि हमें पास होना है November 23। ओके, तो बिजनेस एक्सीलेंस मॉडल क्या होता है, तो देखो बिजनेस एक्सीलेंस इज़ अ फिलॉसफी। फिलॉसफी वर्ड तुमने याद कर लिया ना, कि बिजनेस एक्सीलेंस मॉडल की डेफिनेशन में फिलॉसफी आती है, मज़ा आ जाएगा यार, मज़ा। उसके बाद तुम्हें सारी चीज़ें खुद याद आ जाएंगी, तो हो गया याद। बिजनेस एक्सीलेंस इज़ अ फिलॉसफी फॉर DS, बोलो फॉर DS, फिलॉसफी फॉर DS, बोलो DS, बोलो बिजनेस एक्सीलेंस इज अ फिलॉसफी फॉर DS MSP। अरे मैम क्या करा रहे हो, अरे सुनो बेटा, करो तो सही। तो बिजनेस एक्सीलेंस इज अ फिलॉसफी फॉर DS MSP हो गया, फॉर डेवलपिंग एंड स्ट्रेंथनिंग मैनेजमेंट सिस्टम्स एंड प्रोसेस। DS MSP, developing and strengthening management systems and process of an organization to improve performance
एंड टू क्रिएट वैल्यू फॉर स्टेक होल्डर्स। किस लिए? परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए और वैल्यू क्रिएट करने के लिए। किसके लिए वैल्यू क्रिएट करने के लिए? स्टेक होल्डर्स के लिए वैल्यू क्रिएट करने के लिए। अच्छा, स्टेक होल्डर्स एंड शेयर होल्डर्स आर टू डिफरेंट थिंग, राइट? शेयर होल्डर्स में ना सिर्फ शेयर होल्डर्स आते हैं और स्टेक होल्डर्स में सारे आते हैं। आपके शेयर होल्डर, आपके कस्टमर्स, आपकी गवर्नमेंट, आपके सप्लायर्स, आपके बायर्स, सब आते हैं उसमें। तो ये क्या करता है? बिजनेस एक्सीलेंस मॉडल क्या करता है? आपके स्टेक होल्डर्स के लिए वैल्यू क्रिएट करता है। बिजनेस एक्सीलेंस मॉडल क्या करता है? आपके स्टेक होल्डर्स के लिए वैल्यू क्रिएट करता है। कैसे करेगा वैल्यू क्रिएट? बाय डेवलपिंग क्यूएमपी, क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। कैसे करेगा? बाय डेवलपिंग क्यूएमपी, क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। दोबारा से पढ़ते। दिस इज अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन, तो हमने इसको ऐसे ही रटना है बस, ठीक है? देखो, बिजनेस एक्सीलेंस इज अ फिलॉसफी फॉर DSMSP ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू, किस लिए? इम्प्रूव परफॉर्मेंस एंड टू क्रिएट वैल्यू फॉर स्टेक होल्डर्स। कैसे? बाय डेवलपिंग QMP, दैट्स इट। किस लिए? अब किस लिए? फॉर अचीविंग एक्सीलेंस इन एवरीथिंग दैट एन ऑर्गेनाइजेशन डज एंड टू ऑल्सो सस्टेन इट। मतलब हर काम में एक्सीलेंस पाने के लिए जो कि ऑर्गेनाइजेशन करती है, और एक्सीलेंस पाना ही नहीं, उसको सस्टेन करना भी। एक्सीलेंस पाना ही नहीं, फॉर अचीविंग एंड सस्टेन, ओके? नाउ बिजनेस एक्सीलेंस मॉडल क्या होता है? इज अ होलिस्टिक टूल। ये क्या है? होलिस्टिक टूल है दैट क्रिएट वैल्यू फॉर ऑल स्टेक होल्डर्स एंड नॉट जस्ट ओनर्स। इट्स जस्ट अ रिपीटेड लाइन जो कि हमने अलग से लिख दी है क्योंकि हमारे पास कंटेंट कम है। मैंने नहीं लिखी है, ये SM वालों ने लिखी है, मैंने नहीं लिखी, ओके? तो बिजनेस एक्सीलेंस मॉडल इज एन holistic tool that create value for all the stakeholders and not just owners। टड़ा, हो गया, खत्म। 5 times पढ़ो, याद हो जाएगा यार, कुछ नहीं है। इसके बाद देखो, इसके अंदर ही ना आता है EFQM मॉडल, है ना? वैसे तो 3-4 मॉडल आते हैं, उसमें से 2-3 तो हमारे कोर्स में नहीं है और एक शायद इम्पॉर्टेंट भी नहीं है, वो मतलब उसके अंदर कुछ है ही नहीं डिटेल्स, तो हम क्या ही पढ़ेंगे उसके बारे में। तो इसका एक पढ़ लो, EFQM मॉडल पढ़ लो, ठीक है? तो देखो, EFQM में ना आपको डर लगना चाहिए। देखो, नाम ही कैसा है इसका ना, EFQM। लगा डर? लगा ना, डर लगना चाहिए, क्योंकि इसके जो 3 मॉड्यूल्स हैं ना, वो डर है, DER। आई नो इट वॉज लेम, बट डर लगना चाहिए। तो इसके 3 मॉड्यूल्स कौन से हैं? डायरेक्शन, एग्जीक्यूशन, रिजल्ट्स, ओके? तो EFQM मॉडल क्या होता है ना? EFQM मॉडल इज, ये एक तो यूरोपियन मॉडल है, ऑब्वियसली इसके नाम में लिखा है E इज़ यूरोपियन। सो यूरोपियन मॉडल है, यूज टू अचीव सस्टेनेबल एक्सीलेंस। इससे क्या आती है? सस्टेनेबल एक्सीलेंस आती है। और इसमें 3 मॉड्यूल्स होते हैं, डायरेक्शन, एग्जीक्यूशन, रिजल्ट्स। डायरेक्शन एक्सप्लेन करता है, एक्सप्लेन पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रैटेजी, कि ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस क्या है और उसकी स्ट्रैटेजी क्या है। एग्जीक्यूशन मतलब होता है, मीन्स हाउ डज इट डिलीवर ऑन इट्स पर्पस एंड स्ट्रैटेजी, वो कैसे उसको पूरा कर रही है, वो कैसे डिलीवरी कर रही है, मतलब वो कैसे उसको पूरा कर रही है ऑर्गेनाइजेशन, अपने पर्पस को और अपने ऑब्जेक्टिव्स को, ठीक है, कैसे पूरा कर रही है। और रिजल्ट्स होता है, मीन्स व्हाट हैज़ द ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली रिसीव्ड एंड व्हाट इट विशेस टू अचीव इन फ्यूचर। सो बेसिकली उसको क्या एक्चुअली उसने रिसीव किया, रिजल्ट देखो, और क्या उसका विश थी, मतलब कि एक्चुअल को स्टैंडर्ड से मैच करो और जो भी उसके डेविएशंस है वो देखो, दैट्स इट। इतना ही है EFQM मॉडल पे शॉर्ट नोट आएगा, आपको इतना ही लिखना है, दैट्स इट। नेक्स्ट है रेडार। सो बेसिकली ना इसी टॉपिक में एक वो है रेडार। व्हाट इज़ रेडार? एक्सप्लेन रेडार। तो रेडार बेसिकली पता है क्या होता है? बेसिकली रिजल्ट्स को एनालाइज करने की टेक्निक होती है रेडार, है ना? जो मैंने अभी बताया ना, रिजल्ट की एक्चुअल को स्टैंडर्ड से कंपेयर करो, ब्ला ब्ला ब्ला, तो उसी को एनालाइज करने की क्या होती है? टेक्निक होती है रेडार। तो रेडार की फुल फॉर्म क्या है, वही याद करनी है बस हमको। तो रेडार इज़ अ डायग्नोस्टिक टूल ऑफ EFQM मॉडल। EFQM मॉडल का डायग्नोस्टिक टूल है, ठीक है, रेडार। तो बेसिकली रेडार की फुल फॉर्म याद करनी है बस। R से रिजल्ट्स, अप्रोच, डिप्लॉय,
assess, refine. Results, approach, deploy, assess, refine. Results, approach, deploy, assess, refine. क्या? रिजल्ट्स देखो, अप्रोच देखो. सो बेसिकली क्या होता है ना, सब इसका मैंने ऐसे बनाया कि सपोज हम फेल हो गए, है ना, हम फेल हो गए तो पहले तो रिजल्ट देखा हमने कि भाई फेल हो गए. फिर हमने ना सोचा यार कि हमारी अप्रोच क्या थी जो कि हम फेल हो गए, है ना. फिर हम सोचेंगे कि यार हमें क्या नए कुछ रिसोर्सेज डिप्लॉय करने हैं. क्या अगर हम SCMP में फेल हुए तो क्या हम ये वाली बुक ले यार. मैं बहुत वैसी हूँ ना, मतलब मैं हर जगह प्रमोशन नहीं कर रही हूँ यार, मेरे को कहाँ कुछ मिल रहा है, बट मैं वैसे एग्जांपल दे रही हूँ. ओके, तो क्या कि हमने सोचा कि यार हमें ना डिप्लॉय कर लेते हैं रिसोर्सेज, मतलब थोड़ा सा एक SCMP की ये वाली बुक ले लेते हैं यार, ये तो बहुत मज़ेदार है, पूरी थ्योरी लर्न हो जाएगी. तो हम क्या न्यू रिसोर्सेज डिप्लॉय करें, फिर हम उसको एसेस करेंगे कि यार ठीक है यार, अच्छा है ले लिया हमने, अब हम एसेस करते हैं और फिर रिफाइन करो, अपनी पढ़ाई को रिफाइन करो, अगली बार November 23 पास हो जाओ. दैट्स इट. तो रिजल्ट्स देखो, अप्रोच देखो, डिप्लॉय करो रिसोर्सेज, एसेस करो एंड रिफाइन करो. दैट्स इट. नेक्स्ट है आपका बैडरिज क्राइटेरिया फॉर परफॉर्मेंस एक्सीलेंस. सो बेसिकली ये भी इसी में बिजनेस एक्सीलेंस मॉडल में ही एक पार्ट है, एक है. बस आप ये याद कर लेना यार, बैडरिज क्राइटेरिया का कुछ भी आए ना तो आपको याद करना है लो कस्टमर. क्या याद करना है? लो कस्टमर, लो कस्टमर, लो कस्टमर, लो कस्टमर नहीं, LOW कस्टमर. ठीक है. और इसमें ना कस्टमर में ना ओ का कोई रेलेवेंस नहीं है. कस्टमर वर्ड है जो, उसमें ओ से कुछ नहीं है. हो गया याद? हो ही गया होगा. तो देखो LOW लो, कस्टमर, ओ का कोई रेलेवेंस नहीं है. ठीक है, ओ का कोई रेलेवेंस नहीं है. कस्टमर में ओ का कोई रेलेवेंस नहीं है. अब देखो L से लीडरशिप, ऑपरेशंस, वर्कफोर्स, कस्टमर, स्ट्रैटेजी, मेजरमेंट, एनालिसिस एंड नॉलेज एंड रिजल्ट्स. L से लीडरशिप, O से ऑपरेशंस, W से वर्कफोर्स, CU से कस्टमर, CU कस्टमर, ST से स्ट्रैटेजी, ME से मेजरमेंट, एनालिसिस. सो यस रिपीट करते. L से लीडरशिप, O से ऑपरेशंस, W से वर्कफोर्स, CU से कस्टमर, ST से स्ट्रैटेजी, ME से मेजरमेंट, एनालिसिस एंड नॉलेज एंड R से रिजल्ट्स. दैट्स इट. नेक्स्ट है आपका थ्रूपुट अकाउंटिंग, विच इज़ वेरी सिंपल. और थ्रूपुट अकाउंटिंग में सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है जो कि थियोरेटिकल है, बाकी तो प्रैक्टिकल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो गोल्डरैट्स 5 स्टेप्स टू रिमूव बॉटलनेक. गोल्डरैट्स 5 स्टेप्स टू रिमूव बॉटलनेक. तो पहला स्टेप है आइडेंटिफाई करो. किसको? बॉटलनेक को. क्या मतलब बॉटलनेक मतलब होता है कि कौन सा रिसोर्स आपका स्केयर है. ठीक है, तो आइडेंटिफाई करो पहले उसको, फिर जितना स्केयर है ना उसको पूरा यूज़ कर लो. तो क्या बोलता है? फुली यूटिलाइज कर लो, एक्सप्लॉइट द बॉटलनेक. और फिर थर्ड पॉइंट है कि जो नॉन बॉटलनेक एक्टिविटीज़ है ना, मतलब जो आपके पास अबंडेंस में है तो वो तो सबऑर्डिनेट है ना, उसको इग्नोर करो. ठीक है, उसके बाद क्या करना है, अब वो जो बॉटलनेक था, मतलब जो स्केर्स रिसोर्स था वो ख़त्म हो गया, तो आप उसको वापस से एनहांस करो, उसकी कैपेसिटी और एफिशिएंसी. और उसके बाद लास्ट पॉइंट है रिपीट द प्रोसेस. जो भी अगर नया कॉन्स्टेंट आए तो उसका प्रोसेस रिपीट करो, उसको वापस से सेम यही आइडेंटिफाई करना, एक्सप्लॉइट करना, नॉन बॉटलनेक एक्टिविटीज आर सबऑर्डिनेट, एलिवेट द बॉटलनेक एंड रिपीट द प्रोसेस. दैट्स इट. ओके, ये आपका चैप्टर 2 का पार्ट 1 कंप्लीट होता है. आई विल अपलोड पार्ट 2 in 1 or 2 days or maybe tomorrow, I don't know, but I will upload it very soon. Okay, bye bye, thank you. कीप रिवाइजिंग. पूरी थ्योरी SCMP की यूट्यूब पे डालूंगी और उसके साथ आप नोट्स बाय कर सकते हो. बेस्ट कॉम्बिनेशन है, मस्त आपको याद हो जाएगा. ओके, बाय बाय.